नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के समय अपना पक्ष रखा और कहा कि धार्मिक नाम वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, क्या है पूरा मुद्दा, क्या पिटिशन है, क्या इसका आधार दिया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। EC tells Apex Court no legal bar on bodies with religious names to register as parties। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जो पार्टीज हैं या कोई दल है जिसका नाम धार्मिक नाम है जिनका, उनको रजिस्टर नहीं किया जा सकता एज पॉलिटिकल पार्टीज, एज पार्टीज। क्या है इशू, क्या ये प्ली है, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर। दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs के लिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। साथ ही मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर आपके लिए अभी फिलहाल चल रहा है। अगर आप 2023 या 2024 के एस्पिरेंट हैं तो 12 महीने और 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आप 26,000 तक बचा सकते हैं विद माई कोड NDLive10। ये ऑफर केवल 30 नवंबर तक वैलिड है। अभी जाइए, एनरोल कीजिए। मैम NDLive10 कोड क्यों यूज़ करना है? देखिए, NDLive10 कोड यूज़ करने का बेनिफिट ये, एक, आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, मेरा सपोर्ट, मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो अभी जाइए, एनरोल कीजिए। चलिए, न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो बार करता हो किसी भी एसोसिएशन को जिसमें रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं या रिलीजियस नाम से है, धार्मिक नाम पर है, कि वो रजिस्टर नहीं हो सकती है एज पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951। ठीक है, तो RPA 1951 के बारे में हम बात करेंगे, सेक्शन 29A के बारे में भी हम बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन का क्या उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन या रोल होता है। इशू क्या है देख लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सबमिट कीजिए अपना रिस्पॉन्स बाय 25 नवंबर एक पिटिशन के जवाब के रूप में, जिसमें पिटिशन में कहा गया है कि कैंसिल किया जाना चाहिए उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन जो कि जिनका रिलीजियस सिंबल या नाम हो, जिन पार्टीज ने अपना सिंबल, रिलीजियस सिंबल रखा हो या उनका नाम किसी धर्म के नाम पर हो। ऐसा कहा गया है इस पिटिशन में। एग्जैक्टली पिटिशन क्या है? तो जो पिटिशन है बाय द पिटिशनर सैयद वसीम रिजवी, उन्होंने आर्ग्यू किया कि इस तरह के जो नाम है, जो धार्मिक नाम या सिंबल्स हैं, वो वायलेट करते हैं हमारे संविधान को। कैसे करते हैं वायलेट? इक्वालिटी या सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ना, उसको लेकर। एंड उसके बाद ये भी कहा उन्होंने पिटिशन में कि भाई EC को ऐसे रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल कर देना चाहिए। रिजवी ने यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी बताए, जैसे यूनियन मुस्लिम लीग या फिर अखिल भारतीय भारत हिंदू सब महासभा एक्सेट्रा, और साथ में कहा कि भाई EC का रिस्पॉन्स यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। 14 नवंबर को ये हियरिंग हुई इस पिटिशन पे, जिसमें 25 नवंबर को EC का रिस्पॉन्स जाना था, जिसमें EC ने ये रिस्पॉन्स किया है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जहां पर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सके जस्ट बिकॉज कि वो धर्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन है एक्सेट्रा। एग्जैक्टली क्या है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इस पिटिशन के रिस्पॉन्स में या इस पिटिशन को का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, चलिए, EC ने इसके बारे में क्या कहा है? EC ने कहा है कि अपने एफिडेविट में जो उन्होंने 25 नवंबर को सबमिट किया, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा बार किया जा सके या ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सके या डीरजिस्टर किया जा सके किसी एसोसिएशन को जिसका रिलीजियस कॉनोटेशंस हो फॉर रजिस्टरिंग एज पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A ऑफ RPA। ये मैंने आपको बताया 1951। इस संबंध में एक बिल जरूर आया था जिसमें अमेंडमेंट करने का बात की गई थी RP एक्ट को 1951 के, जिससे कि बैन किया जा सके ऐसा कोई एसोसिएशन जिसका नाम किसी रिलीजियस कॉनोटेशन से आता है फ्रॉम रजिस्टरिंग एज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय जो लोकसभा थी 1996 में वो लैप्स हो गई थी, तो बिल पास ही नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जनरली ये बताया है, मतलब एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के पास इन जनरल ये पावर नहीं है कि वो किसी पार्टी को डीरजिस्टर कर सके। ठीक है, समथिंग विच इट हैज प्रपोज्ड एज एन इलेक्टोरल रिफॉर्म टू द गवर्नमेंट।
जो उन्होंने एक्चुअली प्रपोज भी किया है कि इनके पास ये पावर होनी चाहिए। अब इसके लिए जो कानून बनेगा वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये प्रपोजल गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरह से, जो भी हमारे जो निर्वाचन के रिफॉर्म्स होते हैं उस संबंध में जो रिफॉर्म्स आते हैं कि ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन डीरजिस्टर कर सके, लेकिन अभी ये पावर इनके पास नहीं है। जहां पर कुछ पार्टीज जो रिलीजियस कॉनोटेशन से आती हैं उनके नाम में होते हैं, ये एक लेगेसी की तरह आती हैं, जो कि ECI ने कहा भी, और उन्होंने कहा कि इट हैड टेकन अ पॉलिसी डिसीजन 2005 कि वो रजिस्टर नहीं करेंगे ऐसी पार्टीज को। मतलब डी रजिस्टर तो नहीं कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं विद दी रिलीजियस कॉनोटेशंस इन देयर नेम, जिनमें धार्मिक नाम है, धर्म का कुछ दिखता है, सिंबल दिखता है एक्सेट्रा। लेकिन 2005 के पॉलिसी डिसीजन में ये जरूर इलेक्शन कमीशन ने किया कि वो रजिस्टर नहीं करेंगे ऐसी पार्टीज को। ठीक है। ऑन द इश्यू ऑफ सिंबल्स, जब सिंबल की बात की गई तो इलेक्शन कमीशन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 वो बार करता है पार्टीज को फ्रॉम हैविंग सिंबल्स विद रिलीजियस और कम्युनल कॉनोटेशंस। ऑलरेडी ये बार किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कब से? 1968 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है। यहीं पर मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में शिवसेना के 2 फाड़ हुए, अक्टूबर में इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया था दोनों ही फैक्शंस को शिवसेना के कि आप अपने सिंबल में से त्रिशूल को हटा दीजिए, उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका एक धार्मिक कॉनोटेशन है, रिलीजियस कॉनोटेशन है। ठीक है। तो ये सब बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि वो ये सब चीजें कर चुके हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अदरवाइज ऑल्सो, मतलब ये एक तरह से इम्प्लिसिट ही है कि उनको एक तरह से बाउंड है कि वो अबाइड करें, उनको एक तरह से बाइंडिंग है उनके लिए दैट दे हैव टू अबाइड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, उनको धर्मनिरपेक्षता का प्रिंसिपल को अबाइड करना है। ये प्री रिक्विजिट भी हो सकता है, रिक्विजिट भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए विद EC अंडर RP एक्ट 1951। ठीक है। कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऑलरेडी ये बात कही गई है कि आपको इसका ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्ष सिंबल्स होने चाहिए, नाम होने चाहिए। ECI ने पॉइंट आउट किया दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को भी जिसमें इस तरह की जो पिटिशन गई थी 2016 में उसको डिसमिस कर दिया गया था कि ये पोल पैनल का पॉलिसी डिसीजन है। ठीक है। अनदर पिटिशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज पेंडिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एज ऑफ नाउ ऑल्सो। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि भाई इसको क्या कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए। नाउ अब ये अभी भी क्लियर नहीं है कि कितनी पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, कौन सी पार्टी को कहा जाएगा कि उनका रिलीजियस कॉनोटेशन है, उनके रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं उनके नाम में, मेनली बिकॉज इट वाज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। कैसे इंटरप्रिटेशन? भाई देखिए, एक ही शब्द को के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो यहां पर यह भी एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू नैरो डाउन ऑन द डेफिनेशंस एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे डेफिनेशन लाई जाए कि कौन सा धार्मिक शब्द कॉनोटेशन से आता है, कौन सा नहीं आता। काफी कठिन काम है ये। इन इट्स एफिडेविट EC ने ये भी कहा कि जो नेम्स हैं पार्टीज के जिनमें रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं दैट हैव बीन इन यूज फॉर डेकेड्स आर लेगेसी इश्यूज, वो उनकी लेगेसी इश्यूज हैं। अब वेदर दे शुड कंटिन्यू वाज लेफ्ट अप टू द विजडम ऑफ द कोर्ट, कि क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए उसी नाम के साथ, ये कोर्ट के डिसीजन पर छोड़ दिया गया है। ठीक है। यहां पर अभी फिलहाल क्या स्टेटस है इस मैटर का? तो आफ्टर इलेक्शन कमीशन ने अपना एफिडेविट सबमिट किया 25 नवंबर को, अपनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। मैटर अब ये जनवरी 31, 2023 में इसकी सुनवाई होनी है। लेट्स सी तब क्या डिसीजन आता है फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। जल्दी से मैं आपको RPA एक्ट 1951 के बारे में बता देती हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है पिछले काफी समय से, तो ये बैक टू बेसिक्स है एक्चुअली। क्या प्रावधान है RPA 1951 के? देखिए, पहले तो ये रेगुलेट करता है इलेक्शंस कैसे और बाय इलेक्शंस कैसे किए जाएंगे, कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। ये प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए, होल्ड करने के लिए। इसके साथ साथ इट हैज टू डू विद पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। इसी के अंडर पॉलिटिकल पार्टी के जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, उसके संबंध में भी प्रावधान है। इसके साथ साथ इट लेज डाउन द रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हाउस मेंबरशिप। जो भी MPs हैं, MLAs हैं, उनकी मेंबरशिप के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, रिक्वायरमेंट दी गई हैं डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में। इसके साथ साथ में वो लॉज दिए गए जो कॉम्बैट करते हैं करप्शन और बाकी क्राइम्स को इन द इलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्शन के दौरान एटसेट्रा। इसके साथ साथ लेट डाउन द मेथड फॉर रिजॉल्विंग इलेक्शन रिलेटेड कंसर्न्स एंड
कंट्रोवर्सीज। तो इलेक्शन के संबंध में ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, सभी के बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है आरपीए 1951 में। अभी हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं इन आरपीए 1951। चलिए, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप को अगर इलेक्शन लड़ना है तो उनको पहले रजिस्टर करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें रजिस्ट्रेशन का जो डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन का फाइनल होगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं उनको आगे बढ़कर फिर रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टीज डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरियाज लेड डाउन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, परसेंटेज ऑफ सीट्स एंड परसेंटेज ऑफ वोट्स एंड नंबर ऑफ सीट्स रिस्पेक्टिवली। इन केस ऑफ लोकसभा में तो लोकसभा की बात होगी और स्टेट असेंबली में होगा, और अगर राज्य स्टेट पार्टी है तो राज्य में परसेंटेज ऑफ वोट्स कितनी मिली है उनको और सीट्स कितनी मिली है, उस आधार पे वो क्राइटेरिया है पूरा। कोई भी चेंजेस अगर आते हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के नाम में, एड्रेस में, तो उसको ईसीआई को बताना जरूरी है, उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। यहां पर मैं आपको बता दूं आरपीए 1951 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन इंडिया का डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, डी रिकॉग्नाइज करने का अधिकार नहीं है। इसी को लेकर एक प्रपोज भी किया गया था रिफॉर्म, जो पेंडिंग है, जो अभी तक नहीं हुआ है पूरी तरह से। सेक्शन 29A की बात भी हमने की, सेक्शन 29A भी समझ लेते हैं। ये क्या है, ये किससे संबंधित है? ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन से ही संबंधित है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो जो प्रावधान है वो सेक्शन 29A के अंडर आते हैं, जिसमें कोई भी पार्टी जिसको रजिस्ट्रेशन चाहिए अंडर द सेड सेक्शन 29A विद द कमीशन हैज टू सबमिट एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है कमीशन में अपने गठन के 30 दिन के अंदर अंदर। जब वो फॉर्म होती है पार्टी उसके 30 दिन के अंदर एसोसिएशन या पार्टी, और एज पर दी अभी जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट एसोसिएशन है उसको कहा जाता है कि आपको पब्लिश करना होगा अपना प्रपोज नेम ऑफ पार्टी इन 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर एंड 2 लोकल न्यूज़पेपर्स ऑन 2 डेज। 2 दिन तक किसी नेशनल न्यूज़पेपर में नाम जो भी आपने सोचा अपनी पार्टी का, लोकल न्यूज़पेपर में भी और नेशनल न्यूज़पेपर में भी डालना होगा 2 दिन तक के लिए, और ऑन 2 डेज फॉर सबमिटिंग ऑब्जेक्शंस, कि भाई किसी को इसमें आपत्ति तो नहीं है कि इस नाम से पॉलिटिकल पार्टी का गठन हो रहा है, रजिस्टर कराना है इसको। और अगर इस संबंध में कोई आपत्ति आती है कमीशन के पास 30 दिन के अंदर अंदर, तभी उस पर संज्ञान लिया जाता है, अन्यथा रजिस्टर कर दिया जाता है पार्टी को। तो ये प्रावधान है, इसमें कहीं पर भी धर्म के आधार पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसका प्रावधान नहीं दिया गया है। तो आई होप आपको आरपीए सेक्शन 29A सब समझ में आया हो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ 6 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में 2023 के प्रीलिम्स के लिए, जिसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए रफ्तार और एक्सेलरेट बैच। अभी जाकर ज्वाइन कीजिए, अपना रिविजन बेहतर कीजिए। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज़ करना है, प्राइस ड्रॉप भी है फिलहाल। रफ्तार में ये सब दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं, इसी तरह एक्सेलरेट में इंग्लिश मीडियम के बैच में ये सभी दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड एनडी लाइव 10 एज आई टोल्ड यू। नाउ बहुत ही अच्छा डिस्काउंट फिलहाल लास्ट 6 महीने के लिए आपको मिल रहा है आपके प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन पे। कोड आपको यूज़ करना है एनडी लाइव 10। यहाँ पर 30 नवंबर तक आपका ये डिस्काउंट भी वैलिड है, जहाँ पर आपको 26,000 तक की डिस्काउंट मिल रही है आपके सब्सक्रिप्शन पर। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है एनडी लाइव 10। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। अभी जाकर नंबर जो दिया गया था उस पर आप कॉल कर सकते हैं। दिस इज द नंबर जहाँ पर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं अबाउट एनी प्रोविजन। कंपीट इज नाउ लाइव। मेंस आने वाला है, मेंस का रिजल्ट आने वाला है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी लास्ट माइल ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से डाउट एंड सोल्यूशन सेक्शन में जाके आप 2018 से लेकर 2021 तक की मेंस जीएस के PYQs के वीडियो सोल्यूशंस भी देख सकते हैं हमारी टीम के द्वारा जो अपलोड किए गए हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.